हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जिसको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। और जिसे किसी भी प्रकार का डाउट हो या किस टॉपिक पे आगे कौन से सब्जेक्ट की क्लास शुरू करूं, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य और संगम युग के बारे में। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि संगम युग जब आप लुसेंट में पढ़ते हो तो आपको डाउट रह जाता है, लेकिन ये क्लास लेने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सारी आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य, देखो ब्राह्मण साम्राज्य है वो मगध जो अपना था ना, जिस पर मौर्य वंश ने राज किया, उसी पे ब्राह्मण साम्राज्य ने राज किया। मौर्य वंश का अंतिम राजा जो बृहद्रथ था उसकी हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। तो सबसे पहले शुंग वंश आया ब्राह्मण साम्राज्य में। शुंग वंश, कणव वंश और सातवाहन वंश, तीन वंश पढ़ेंगे हम। शुंग वंश की जो स्थापना है, शुंग वंश की स्थापना वो 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो है वो बृहद्रथ का सेनापति था। ये सेनापति था बृहद्रथ का, सेनापति बृहद्रथ जो मौर्य वंश का था ना, बृहद्रथ अंतिम शासक जिसकी इसने हत्या कर दी थी, उसका सेनापति था और शुंग वंश की नींव डाल दी थी मगध साम्राज्य पर। शुंग शासकों ने अपनी जो राजधानी है वो विदिशा को बनाई, यानी कि अब पाटलिपुत्र राजगीर वैशाली उनको नहीं, अब विदिशा इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी, विदिशा। जो पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाए, 2 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करवाए। और ये यज्ञ जो है वो पतंजलि ऋषि से करवाए, पतंजलि ऋषि से। पुष्यमित्र जो शुंग है इसने जो हिंद यूनानी शासक था, हिंद यूनानी शासक मिनांडर जो था ना, उसको हराया था। हिंद यूनानी शासक मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने, मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने बरहूत के स्तूप का निर्माण कराया, बरहूत के स्तूप का निर्माण, बरहूत के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, अंतिम शासक था देवभूति। ये जो देवभूति है इसकी हत्या कर दी थी अपने कणव वंश के वासुदेव ने। वासुदेव ने इसकी हत्या करके कणव वंश की स्थापना की थी मगध पर। कणव वंश के बारे में 2 ही लाइनें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इसकी स्थापना किसने की, कणव वंश की स्थापना जो है वो वासुदेव ने की थी। वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक अपने जो देवभूति था उसकी हत्या करके वासुदेव ने स्थापना की। और इसका जो कणव वंश का जो अंतिम शासक था ना, अंतिम शासक वो था सुशर्मा, सुशर्मा। और इस सुशर्मा की हत्या कर दी थी सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने। तो सबसे ब्राह्मण साम्राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट जो वंश है वो सातवाहन वंश ही है, सातवाहन, सातवाहन वंश। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था, सातवाहन वंश का संस्थापक वो था सिमुक। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की जो है वो नींव डाली मगध पर। और इन्होंने अपनी जो राजधानी है, राजधानी को प्रतिष्ठान को बनाया। प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे था, गोदावरी नदी के किनारे था प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश के कुछ प्रमुख शासकों के नाम पूछ लेता है तो वो मैं आपको लिखा देता हूँ। प्रमुख शासक, एक तो सिमुक हो ही गया, एक सातकर्णी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक था सातकर्णी। एक गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, यानी कि पहले इनकी माता का नाम आए बाद में पुत्र लगा हो तो समझ लेना वो सातवाहन वंश का शासक ही है। एक अपने था यज्ञश्री, यानी कि सातवाहन शासक जो थे ना वो अपनी माता का नाम जो है अपने नाम के साथ लगाते थे, यानी कि वो मातृ सत्तात्मक समाज था, लेकिन शासन पर अधिकार जो है वो पिता यानी कि पितृ सत्तात्मक था, पुत्र का होता था, पुत्र शासक नहीं बन सकती थी। सातकर्णी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाई, 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाई सात। और एक राजसूय यज्ञ करवाया, राजसूय यज्ञ करवाया। अब सातवाहनकालीन 2 इतिहासकार हैं, साहित्यकार। सातवाहनकालीन
दो साहित्यकार हैं, दो साहित्यकार जिनका नाम है हाल एंड गुणाढ्य। एक का नाम है हाल और एक का नाम है गुणाढ्य। और इनकी दो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। हाल की जो रचना है उसका नाम है गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती। गुणाढ्य जो है इनकी रचना है बृहत कथा, बृहत कथा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इनकी रचनाएं हैं। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा इन्होंने ही शुरू की, सातवां शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की, देने की प्रथा शुरू की। और इसका हमें प्रमाण मिलता है नाना घाट अभिलेख से, नाना घाट अभिलेख, नाना घाट अभिलेख से इसका हमें प्रमाण मिलता है। इनके समय के जो स्थापत्य कृतियां हैं, स्थापत्य कृतियां, उनमें आती है अपने एलोरा और अजंता, एलोरा एंड अजंता, अजंता एंड एलोरा जो है वो इनकी स्थापत्य कृतियां हैं। तो ये मुख्य मुख्य हमने ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब हम पढ़ेंगे संगम युग के बारे में। सबसे पहले तो मेरी बात सुनो कि एक तो हम इतिहास पढ़ते हैं तब आता है संगम युग, और एक संगम वंश आता है। संगम वंश जब हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं ना मध्यकालीन भारत में, तब पढ़ते हैं, और ये संगम युग है प्राचीन भारत का। तो संगम युग की बात करें अपन, संगम युग, संगम युग इससे संबंधित है संगम साहित्य, यानी कि जो दक्षिण में पहले कवि होते थे उनका सम्मेलन होता था, और उनमें उनका सम्मेलन जो है वो संगम युग और संगम साहित्य से जुड़ा हुआ। तो संगम साहित्य क्या है, इससे हमें जो ऐतिहासिक युग है, इससे हमें ऐतिहासिक युग के प्रारंभ की जानकारी मिलती है, प्रारंभ की दक्षिण इतिहास का पता चलता है, दक्षिण इतिहास का पता चलता है, संगम साहित्य से का पता चलता है। संगम युग में हमें कुछ तो जो रचना है उनका नाम याद रखना है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं संगम साहित्य की। तो इसको दो भागों में बांटा गया है संगम साहित्य को। एक है अकम काव्य, और दूसरा अपन का है संगम साहित्य का काव्य, संगम साहित्य का काव्य। दूसरा है पूरम काव्य, अकम काव्य और पूरम काव्य, इनको दो भागों में बांटते हैं। इसका मूल विषय है वो प्रेम प्रसंग है, मूल विषय प्रेम प्रसंग। और जो पूरम काव्य है इसका मूल विषय है युद्ध, इसका मूल विषय युद्ध है, युद्ध। तो अब हम कुछ रचनाएं देख लेते हैं संगम काल की जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए, एग्जामिनर पूछता है। एक है कुराल, ये रचना का नाम है कुराल, और ये तिरुवल्लुवर ने लिखी है, तिरुवल्लुवर, इसने ये रचना लिखी है कुराल। और कुराल जो है वो तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है, तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ, साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है कुराल। दूसरी इंपॉर्टेंट है शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम, ये किसने लिखी है? तो इसके रचयिता इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में ऐसे पूछ लेता है ऑप्शन देके क्वेश्चन में कि तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में सबसे प्रसिद्ध जो रचना कौन सी है, तो यही है शिल्पादिकारम। तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय काव्य के रूप में फेमस है ये। अगली रचना है अपने मणिमेखले, ये लिखी है शीतलेश तनार ने, शीतलेश तनार, यानी कि मणिमेखले का संबंध है शीतलेश तनार से। अगली जो रचना है वो है जीवक चिंतामणि, ये लिखी है तिरुतक देवर ने, तिरुतक देवर। ये शब्द याद रहे ना रहे, ये देवर जरूर याद रख लेना, ये याद रह जाएगा। और तिरुतक देवर है वो पहला चोल राजकुमार था, पहला चोल राजकुमार जो जैन भिक्षु बना, ठीक है। अगली जो इंपॉर्टेंट रचना है पांचवी, ये लास्ट है, उसका नाम है तोलका अप्पियम, और इसके रचयिता हैं, इसके बारे में रचयिता नहीं पूछता, ये जो है वो तमिल व्याकरण है, तमिल व्याकरण। यदि क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर देना, और आप लोगों की जो है इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट
कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। बाद में आगे हम बात करें तो ये जो संगम युग है इसमें 3 राज्य का जिक्र मिलता है, चोल राज्य और दूसरा है चेर राज्य और तीसरा है पांड्य राज्य। चोल राज्य है ये सबसे पावरफुल था, दक्षिण में पावरफुल। इसको हम आगे दक्षिण भारत के राजवंशों में भी पढ़ते हैं, इसका 2 बार उदय हुआ है, ठीक है। ये पेनार और वेलारू नदी के बीच था, पेनार एंड वेलारू नदी के बीच। और इसका जो सबसे प्रतापी राजा था ना, प्रतापी राजा, उसका नाम था करिकाल। जो चेर राज्य है ये आधुनिक केरल था, आधुनिक केरल में था चेर राज्य। और इसके प्रमुख राजा में आता है सेनगुट्टुवन था प्रमुख राजा। पांड्य राज्य है, इसका सबसे प्रतापी राजा नेंडुजेलियन था, और इसकी राजधानी थी मदुरा इसकी राजधानी थी। कावेरी के दक्षिण में स्थित था ये, कावेरी के दक्षिण में। इससे अलावा कुछ नहीं पूछेगा संगम युग से, आप इसके चाहे नोट्स बना लेना, आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। आप यूं ही सपोर्ट बनाए रखना।